मोहन अपने आलू के ठेले को लेकर बाजार गया होता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी आलू नहीं बिकता। फिर शाम को अचानक मौसम करवट लेता है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से मेरे सारे आलू बारिश में भीगकर खराब हो गए। अब मैं क्या ही बेचूंगा। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन अब उसी हाल में जैसे तैसे अपने ठेले के साथ घर पहुंचता है, लेकिन उसके पैरों से काफी खून निकल रहा होता है। उसकी पत्नी रेखा और 8 साल का बेटा मोंटू और 5 साल की बेटी रिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? बस यूं समझ लो रेखा, जब जिंदगी खराब चल रही हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये भी उसी का ही एक नतीजा है। कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं दवा कर आपकी पट्टी कर देती हूँ। अब मोहन बेड रेस्ट पर ही रहता है। पहले तो जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में राशन भी नहीं रहा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे भी उदास बैठे थे। उनको उदास देख रेखा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ, बाबा बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ अपनी इस भूख का? ये है कि बार बार लग ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप उदास मत हो, हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हर जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर घर लौट आती है। अपने परिवार की लाचारी देख बिस्तर पर पड़ा मोहन कहता है, मुझे माफ करना बच्चों। रेखा, अपनी इस चोट के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा और मेरे कारण तुम सबको भूखा ही रहना पड़ रहा है। न जाने मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कहीं घर में रखे ये सारे आलू खराब न हो जाएं। अपने पति की बात सुनकर रेखा को एक विचार आता है, अगर आलू बाजार में जाकर बेचूं तो भी हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी, और अगर ये बारिश में खराब हो गए तो हमारा काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी, अब क्यों ना हम इस आलू के समोसे बनाकर बेचें। आप तो जानते ही हैं बच्चों को मेरे हाथ के चटपटे समोसे कितने पसंद है। आप ठीक कहती हो माँ। आपको पता है, हमारे स्कूल के गेट के पास एक अंकल समोसे कचौड़ी बनाकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उससे खरीदकर खाते हैं। एक बार रौनक ने मुझे भी दिलवाया था, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। आपके चटपटे समोसे के आगे तो वो सब फेल है। हाँ माँ, अगर आप भी समोसे बनाकर बेचो ना तो आपको खूब मुनाफा होगा। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, तुम्हारे हाथों के चटपटे समोसे तो सचमुच बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उन सब की बात रेखा को पसंद आ जाती है और वो अपनी चांदी की माला सुनार को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। फिर उससे जरूरत का सामान खरीदती है। फिर अगले ही दिन उन आलू के चटपटे समोसे और साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। चटपटे समोसे, करारे करारे समोसे ले लो, आइए आइए, और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। बहन जी, समोसा लगाना, और हाँ, चटनी ज्यादा रखना है। वैसे कितने का एक समोसा? समोसा नहीं भाई साहब, बल्कि चटपटा समोसा कहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में एक। ठीक है, फिर 2 समोसे लगा दो। रेखा जल्दी से उसके लिए चटपटे समोसे लगाती है, जिसे खाते ही ग्राहक बहुत खुश होता है और वो उसकी खूब तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। आहा, मजा ही आ गया इस बारिश के मौसम में ऐसे समोसे खाकर। ऐसा करो, 8 समोसे पैक कर दो, घर पर सबके लिए लेकर जाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। आहा जी, अच्छी बात है। उस ग्राहक की ये बात आसपास के लोग सुन लेते हैं और वो सब उसके ठेले पर आते हैं और उसके समोसे खरीदते हैं। पहले ही दिन उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। ये देख रेखा बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी शाम को घर चली जाती है। उस रोज वो रात को बड़े दिनों बाद सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। वो रोज समोसे बनाती और बाजार में ले जाकर बेचती। ऐसे ही एक रोज वो बाजार में ठेला लगाकर खड़ी होती है कि तभी मौसम करवट लेता है। उस रोज रिया भी उसके साथ ठेले पर आई हुई होती है।
हे भगवान, लगता है बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। रिया बेटी, ठेले के नीचे त्रिपाल है, जल्दी से देना मुझे। हाँ माँ, अभी देती हूँ। रेखा जैसे ही वो त्रिपाल बांधती है वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लग रहा है। देखो ना, बिजली भी कितनी जोरों की कड़क रही है। फिर बारिश और भी तेज और टेढ़ी होने लगती है, जिसके चलते अब त्रिपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सारा पानी उनके समोसों पर आ गिरता है और सारे समोसे खराब हो जाते हैं। उस रोज उनकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, ऊपर से उनके सारे समोसे भी खराब हो गए। परेशान होकर रेखा घर आती है, लेकिन अगले दिन से वो अच्छे से अपने ठेले को सफेद पिन्नी बांध देती है और बाजार में समोसे बेचने निकल पड़ती है। हे भगवान, कल तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आज मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी तूफान आता है और एक बड़ा सा पेड़ आकर उसके ठेले पर गिर जाता है, जिससे उनका सारा ठेला टूट जाता है। हे भगवान, तूने हम गरीबों के नसीब में न जाने कितने दुख लिखे। अब तो मेरा ठेला भी नहीं रहा, अब मैं अपने समोसे कैसे बेचूंगी। अगले कुछ दिन तक रेखा अब घर पर ही रहती है, लेकिन फिर एक रोज उसे एक आदमी की आवाज आती है जो सर पर टोकरी लाद कर गली गली जामुन बेच रहा था। ये देख रेखा को एक विचार आता है और वो सर पर टोकरी लाद कर समोसे बेचने निकल पड़ती है और ऊपर से बड़ी पिन्नी से उस टोकरी को ढक लेती है। बाहर तेज बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेखा सर पर टोकरी उठाए बारिश में समोसे बेचने निकल पड़ती है। मोंटी भी उसके साथ काम पर जाने की जिद करता है, वो भी अपनी माँ के साथ चल पड़ता है। बारिश में गली गली घूम घूम कर वो चटपटे समोसे बेचते हैं। टोकरी को तो उन्होंने पन्नी से ढका हुआ था, इसलिए समोसे तो खराब नहीं हुए, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मोंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छींके मारने लगता है। अरे मोंटी, तेरी तो तबीयत खराब हो रही है, ऐसा कर, बारिश के मौसम में तुम काम पर मत आया करो, बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो दोनों घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां काफी लोगों की भीड़ होती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, अब से मैं यही प्लेटफॉर्म पर आकर ही समोसे बेचूंगी। अगले दिन रेखा सड़कों पर घूमने की जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर चटपटे समोसे बेचती है, जहाँ कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग जाती है और लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आते हैं और अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। बहन जी, आपके चटपटे समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मुझे 2 समोसे और चटनी और देना जरा। अब रेखा फिर से अच्छे पैसे कमाने लगी, लेकिन अब वो साथ साथ बचत भी करने लगी। लेकिन उसका काम अच्छा चलने के कारण आसपास के फेरी वालों की बिक्री कम हो गई। अब चंदू समोसे वाले से कोई भी समोसे नहीं लेता। जब से इस औरत ने अपने चटपटे समोसे बेचने शुरू किए हैं, मेरी आमदनी काफी कम हो गई है। अब तो एक ही आइडिया है, इसको अपने साथ काम में लगा लूं, मेहनत होगी सारी इसकी और कमाई करूंगा मैं। इसी विचार के साथ वो रेखा के पास ये प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देती है। रेखा के इनकार करने पर चंदू अपने आदमी को नकली पुलिस वाला बनाकर उनके पास भेजता है। चलो यहाँ से, अब से तुम यहाँ समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, मैं तो बराबर यहाँ ये लगाने का टैक्स भरती हूँ। लेकिन तभी वहाँ असली पुलिस वाला आ जाता है, जो कि रेखा के ठेले पर रोज समोसे खाने आता था। वो उस आदमी को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। माफ कर दो साहब, ये सब मैंने चंदू हलवाई के कहने पर किया था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब रेखा बिना किसी डर के समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो भी उसकी इस काम में मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें हर सुख सुविधा होती है। हाय, मेरा बचपन से सपना था कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सामने नदी में समुद्र या झील दिखे, लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलते ही जग्गू हलवाई की दुकान दिखती है और उसकी दुकान में भिन भिनाती है मक्खियों का झुंड। बेटी उठ गई तो चल अब नहा भी ले, देख सूरज सर पर आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई अपनी बड़ी बड़ी मूछें लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो, इसे ऐसे खोल देती हो जैसे सामने गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी,
तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूं जिसके सामने समुद्र तो नहीं, लेकिन यमुना जरूर बहती है, और बहुत बड़ा मकान है उनका। देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नदी और उसके सामने मेरा घर। वाह 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 वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भाग्यवान। पहले तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आज ही लड़के के घर जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए उन्होंने हमें ही अपने घर बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना नया घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर बना रखा है। तभी लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी, आप यूं समझ लीजिए कि ये सारा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता, और वैसे भी कुछ सालों में तो सरकार इसे वैध कर ही देगी। उधर सोनल उदित के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर खुश हो रही थी। देखो क्या मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे लोग तो मरते हैं शहरों में ये गोवा वाली फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं आपको पसंद हूं? आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन घर आकर सोनल के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे यमुना जी पर कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी, उसी घर में जाऊंगी। यहां तो तेरे एक बाल्टी पानी ही उठाने में हाथ दुखते हैं। भगवान न करे अगर कभी वहां पानी भर गया तो तू इतना पानी कैसे निकालेगी? हाँ। लेकिन सोनल उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस वही कमरा चाहिए था जहां से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और फिर उदित और सोनल की शादी हो जाती है। अरे बहू, अब नीचे भी आ जा। सारा दिन कमरे में बैठी बैठी बस ये रिवर व्यू ही देखती रहती है। इस कमरे से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के होटल रूम में हूँ। पर काश यहाँ रूम सर्विस भी हो जाती। फिर सोनम घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ यमुना घाट पर कपड़े धोने ले जाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद वो सारा साबुन वाला गंदा पानी यमुना नदी में बहा देती है। तभी कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो उनसे कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा, आया बड़ा। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, मजा आ रहा है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश को बड़े मजे से देखेंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक तरफ जहां बहू बारिश के मौसम के व्यू के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और ससुर परेशान थे। देखो जी, ये बारिश तो 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। याद है ना, आज से 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ हाँ, याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी। तुम चुप करो जी। सोनल उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा, ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, यमुना जी पहले अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही रह गई है। अब तब तो बेटा वो पानी कल तक तुम्हारे घरों में भी आ जाएगा। तुम्हें आज ही वहां से निकलना होगा। ये सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। वो सभी मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं कि तभी नीचे पानी घर के अंदर आ जाता है। सोनल और वो सभी पानी बाल्टी से भरकर बाहर फेंक रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा सांप पानी में आ जाता है। सांप, सांप! वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं?
इससे अच्छी तो जग्गू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था, लेकिन इस तरह सांप तो नहीं आता था। तभी उनके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये क्या, हमारा घर सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। पापा, मम्मी। तभी सोनल डूबते हुए घर की तरफ भागती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी की सीडी एल्बम, मेरी शादी का जोड़ा और मेरे गहने। सोनल, जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास वो सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसने जो यमुना के घर में घुसने की गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। लेकिन बेचारी सोनल, जो नई नई शादी करके अपने सपनों के घर रिवर व्यू का मजा लेने आई थी, उसका वो सपना पल भर में चकनाचूर हो गया और वो बाढ़ का पानी सामान के साथ साथ उसके सपनों को भी बहा कर ले गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।